हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर से मैं भगवत पारी का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं नर्सिंग ई स्वास्तिक नर्सिंग चैनल में। और इस बार हम कुछ नया टॉपिक लेके माइक्रोबायोलॉजी, जो कि हमने ये आज सोचा है कि हम 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में 100% आने के चांस हैं, उन टॉपिक्स को हम आज 2 घंटों के अंदर अंदर ख़त्म करने की पूरा प्रयास करेंगे। और आप हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी उठा के देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस उठा के देख सकते हैं, जिनमें से जो भी हमने पढ़ाया है उसमें से ही पेपर आया है। तो फालतू बातों में टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम अपने डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीवों की स्टडी करते हैं, यानी छोटे जीवों की स्टडी करते हैं, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये एक मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है। इट इज द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच सीन इन द माइक्रोस्कोप। जैसे कि मैंने बताया था कि माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, उन्हीं की स्टडी करते हैं। जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी स्टडी करते हैं, जो कि डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। अगला बात करें तो जो इनकी स्टडी होती है उसी को क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ डिजीज मेथड फॉर डायग्नोसिस, यानी उस डिजीज के बारे में जो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कोज की है उसके डायग्नोसिस के बारे में, उनके मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, या फिर सोर्स प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन, किस सोर्स से हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है उसके बारे में, प्लस में ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये था माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। इंपॉर्टेंस क्या क्या है माइक्रोबायोलॉजी में, तो सबसे पहली है नॉलेज ऑफ मीन्स एंड ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपको उनके होने और उनके ट्रांसफर होने का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। जैसे कि नॉलेज कॉन्टेक्ट विद द मेथड हैंडलिंग केयरिंग और सिक ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि हम उनको कैसे एक कल्चर कर सकते हैं, एक मीडियम में उनको हैंडल कर सकते हैं, या फिर उन्हें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करवा सकते हैं। दूसरा है नॉलेज ऑफ इम्यूनिटी, यानी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इम्यूनिटी से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है, यानी हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, किस प्रकार से हम एक प्रकार की डिजीज से बच सकते हैं, इस प्रकार का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी प्रिंसिपल, यानी माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि इंडिविजुअल नॉट ओनली इन प्रमोशन ऑफ रिकवरी ऑफ डिजीज और प्रिवेंट डिजीज, यानी नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल में हम बात करें तो सिर्फ डिजीज रिकवर करने के अलावा अगर ऐसा कुछ सोचे कि डिजीज हो ही ना, तो इसकी स्टडी को हम प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इट प्रमोट एंड मेंटेन पब्लिक हेल्थ, यानी एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करते हैं। पब्लिक हेल्थ को किस प्रकार से प्रमोट किया जा सके और इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके, इस चीज़ की स्टडी को हम किस में करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। इनमें 3 टॉपिक आते हैं। एक तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ से इन्फेक्शन का इजाद हुआ है। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस मोड में ट्रांसमिट हो रहा है। तीसरा ससेप्टेबल ह्यूमन बीइंग, और किस प्रकार से वो उस नए होस्ट को क्या कर दे, उसको ससेप्टेबल कर दे, यानी इन्फेक्शन उसको इजीली हो जाए, इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दे। तो 5वां पॉइंट इसमें यह हो गया कि इट ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी इन द पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को शरीर के अंदर एंट्री लेना और उसके एग्जिट होने के रास्ते के बारे में भी माइक्रोबायोलॉजी में डील किया जाता है। जैसे कि इन इनहेलेशन रेस्पिरेटरी रेट इन्फेक्शन, यानी जिसमें रेस्पिरेशन के थ्रू इन्फेक्शन हो जाए। जैसे कि ये इन्फेक्शन कैसे क्या करेंगे, इनहेलेशन के दौरान एंटर करेंगे और थ्रू सलाइवेशन या ड्रॉपलेट के थ्रू बाहर निकलेंगे। ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होगा, फूड और वाटर के थ्रू इन हमारे बॉडी में एंटर करेगा और एग्जिट होगा स्टूल और यूरिन के थ्रू। जनरल चीजें हैं। ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पर HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, B, C इनके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये क्या करते हैं कि ब्लड के थ्रू एंट्री करते हैं और जो भी बॉडी फ्लूइड्स हो गया, स्वेटिंग हो गया या प्रेस्पिरेशन हो गया या फिर यूरिन हो गया, इनसे बाहर निकल के डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्प टू मेंटेन अ हेल्दी इन्वायरमेंट विच प्रोवाइड हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी इसमें हम प्रिंसिपल में जनरली वही चीज़ें डील करेंगे जो कि एक इन्वायरमेंट हेल्दी रखने के लिए, हेल्दी ह्यूमन बींग रखने के लिए यूज होती हैं। इट इंक्लूड इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन, यानी किस प्रकार से सैनिटाइजेशन रखना है, आपको वेंटिलेशन का ध्यान रखना है, यानी ऑक्सीजन CO2 की O2 का किस प्रकार से आवाजाही रहे उसका ध्यान रखना है। क्लीनिंग ऑफ द फूड एंड किचन यूटेंसिल्स, यानी आपको अपने घर में पड़े बर्तन या खास तौर से जो किचन यूटेंसिल्स है उनको किस प्रकार से क्लीन करना है। हैंड वॉशिंग का ध्यान रखना है। डिसइंफेक्शन टेक्निक्स जितनी भी होती है उन सब का हमें किचन में या फिर अपने जहाँ भी हम डेली कांटेक्ट में रहते हैं उनको यूज़ लेना है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, और हमें क्या करना है, अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। प्रॉपर नहाना, नेल कटिंग करना, हेयर कटिंग करना वगैरह ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, नर्सिंग पेशेंट इन होम एंड हेल्प मैच्योर, यानी हमें क्या करना है, एक प्रकार से
क्या करना है कि पेशेंट को ट्रीट करना है, किस प्रकार से वो अपने घर पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। यानी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें यही होती है कि नर्सिंग पेशेंट इन होम एंड हेल्प मैच्योर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहला इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन की बात करें तो अब क्या होगा, सेफ वाटर सप्लाई, यानी प्रॉपर सेफ वाटर सप्लाई होनी चाहिए, प्योर एंड क्लीन एयर होनी चाहिए, रूम में सैनिटाइजेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स होना चाहिए, यानी खाने के बर्तन वगैरह धुपे हुए होने चाहिए, प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट फ्रॉम द ब्रीडिंग फ्लाइज, यानी अपने इन्वायरमेंट को जो भी ब्रीडिंग फ्लाइड है यानी जो जल्दी से जल्दी रिप्रोड्यूस करके एक से दुगुनी हो रही है उनको रोकना है। तो कैसे करेंगे, तो ये है पानी की सप्लाई को रोकना है, वहाँ से आपको वहाँ से पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, कचरा नहीं पड़े रहने देना है, ये सब करके आप इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन का ध्यान रख सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन, देखिए प्रॉपर वेंटिलेशन का मतलब हो गया कि आपको क्या करना है, खिड़कियां दरवाजे खुले रखने हैं ताकि प्रॉपर सनलाइट एडमिट हो सके, और जहां पर प्रॉपर सनलाइट होगी वहां पर क्या होंगे, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात करें क्लीनिंग की, तो यहाँ पर आपको स्वीपिंग नहीं करनी है, क्योंकि पोछे में क्या होता है, मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर में बैक्टीरिया पनपता है, तो आपको स्वीपिंग अवॉइड करनी है, ड्राई डस्टिंग करनी है, यहाँ पर सिर्फ आपको झाड़ फूंक करनी है, बाकी किसी प्रकार का कोई पोछा वोछा नहीं लगाना है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव क्रिएचर की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रक्टिव क्रिएचर आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू ह्यूमन बींग, ये वो क्रिएचर्स हैं जो कि ह्यूमन बींग में ट्रांसफर माइक्रो ऑर्गेनिज्म करवाते हैं और डिजीज को ट्रांसफर करवाने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लीन ऑफ फूड एंड किचन यूटेंसिल, यानी इनमें हमें क्या करना है, अपने घर के जो किचन है, किचन में पड़े जितने भी बर्तन हैं, जितने भी यूटेंसिल है, उनको साफ सुथरा रखना है, खाने को ढक के रखना है, खाने को ऐसे कवर करके रखना है ताकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जम्स वगैरह उस पर ना बैठ पाए। हैंड वॉशिंग एंड डिसइंफेक्शन का ध्यान रखना है, हाथ को अच्छे से धोना है ताकि जो भी बैक्टीरिया हो उसमें से रिमूव हो सके। और इसमें एक चीज़ हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी मदर न्यू बॉर्न को ब्रेस्ट फीडिंग दे रही है, तो ब्रेस्ट फीडिंग देने से पहले मदर मस्ट हैव टू क्लीन हिज ब्रेस्ट प्रॉपरली एंड मस्ट बी स्टेरिलाइज बिफोर गिविंग टू हिज चाइल्ड, यानी अपने एक मदर जो ब्रेस्ट फीड करवा रही है अपने चाइल्ड को, उससे पहले उसको अपने ब्रेस्ट को प्रॉपरली क्लीन करना है ताकि वो किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने बेबी में ट्रांसफर ना कर पाए। नेक्स्ट करें पर्सनल हाइजीन की बात। पर्सनल हाइजीन में आपको अपने नेल्स शॉर्ट रखने हैं ताकि वो क्या करें, क्योंकि हम जानते हैं नाखून बड़े हुए होंगे तो कई प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर बन जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी डेली हैबिट होनी चाहिए नहाने की और हैंड वॉशिंग की बिफोर ईटिंग फूड वगैरह, ये पर्सनल हाइजीन में आते हैं। नर्सिंग पेशेंट इन होम, यानी आपको क्या करनी है, पेशेंट को इसके बारे में समझाना है कि किस प्रकार से आप नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन जैसे कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उनसे आप बच सकें, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। हेल्थ इम्यूनिटी की बात करें तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जितनी भी हमारी इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करें, जैसे कि वेल बैलेंस डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, तो ये सब हमारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब इसमें तो ब्रांचेज ऑफ माइक्रो बायोलॉजी, तो ब्रांचेज माइक्रो बायोलॉजी की लमसम हम बात करें तो 5 ब्रांचेज होती हैं, जिनमें कि मेडिकल ब्रांच ऑफ माइक्रो बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है हमारे। तो मेडिकल ब्रांच, इंडस्ट्रियल ब्रांच, फूड, सॉइल एंड प्लांट, ये हमारी 5 माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेज हैं, जिनमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ही हम माइक्रोबायोलॉजी में डील करते हैं। तो इसमें भी अब इसकी सब ब्रांचेज है, जैसे कि पैरा माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करेंगे कि जो भी डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइटोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ द कोजिंग डिजीज इन ह्यूमन, यानी जो भी पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करेंगे। माइकोलॉजी में हम फंगाई की स्टडी करेंगे और फंगाई से होने वाले डिजीज की स्टडी करें। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यूनिटी रिलेटेड जितने भी सिस्टम है उनकी बात करेंगे, या फिर रेजिस्टेंट डेवलप होने की बात हम इसमें करेंगे। बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स में हम क्या करेंगे, जितने भी बैक्टीरिया के जितने भी जेनेटिक्स है, हेरिडिटी है, वेरिएशन है, उनकी हम स्टडी करेंगे। वायरोलॉजी में वायरस की बात करेंगे। और अब हम बात करते हैं स्कोप की। स्कोप की बात करें तो स्कोप में हम सबसे पहले डील करते हैं डायजेनेटिक्स। डायजेनेटिक्स मतलब आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पैथोजेनिक लेलिज्म, यानी कहीं पर अगर घाव हो रखा है, पैथोजेनिक घाव है, या फिर वहाँ पर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जन्म ले रखा है, उसको हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट करके उसमें उस डिजीज को आइडेंटिफाई करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे। वी कैन ऑल्सो डायग्नोस टाइफॉइड फीवर बाय डूइंग विडाल टेस्ट, जैसे कि हम क्या करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं टाइफॉइड फीवर के लिए, तो उसी प्रकार से इसमें डायग्नोजेनेटिक्स में करते हैं। प्रोजेनेसिस ऑफ डिजीज में क्या करते हैं, इन विच द वाइडल टेस्ट रेजिंग सिग्निफाइज एक्टिव डिजीज एंड इन एक्टिव ट्रीटमेंट, इसमें क्या करते हैं, जो डिजीज आइडेंटिफाई हुई है अब उसके ट्रीटमेंट को पता लगाएंगे, क्या ट्रीटमेंट उसका पॉसिबल है। फाइलिंग टाइटर मीन्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज, जिनको भी बुखार है, तेज बुखार है, उनका ट्रीटमेंट देखा जाएगा, उनसे कैसे प्रिवेंट हो सके इस चीज के बारे में डील किया जाएगा। गाइडेंस ऑफ द डिजीज एंड ट्रीटमेंट बाय कल्चरिंग द ऑर्गेनिज्म इन प्योर फॉर्म एंड देन परफॉर्मिंग ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, यानी अब जो भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है डिजीज को, उसको सेपरेट करना है, उसको कल्चर करना है, और उस कल्चर करने के दौरान हमें यह पता लगाना है कि किस ड्रग से यह बैक्टीरिया सेंसिटिव है, और जिस ड्रग से सेंसिटिव है उससे हम क्या करेंगे, मेडिसिन प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ट्रीटमेंट उसका प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के सोर्स की बात करें तो पता लगाना है कि इस इन्फेक्शन का आउटगार्ड क्या है, आउटगार्ड ऑफ द इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन होने का सोर्स क्या है, एंड फाउंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, डिटेक्शन द न्यू पैथोजन एंड द डेवलपमेंट वैक्सीन। अब हमें उस होने का जो जिस कारण ये
हुआ है, पैथोजेनिक जिस पैथोजन के कारण डिजीज प्रोड्यूस हुई है, एग्जैक्टली उसका पता लगाना है और उसके लिए ट्रीटमेंट या वैक्सीन का डेवलपमेंट करना है। स्टेनिंग इंपॉर्टेंट है। स्टेनिंग में दो प्रकार की स्टेनिंग होती है, एक ग्राम स्टेनिंग होती है, एक जिल नेल्सन स्टेनिंग होती है। डील करते हैं सीधे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग 1884 में आई थी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगर हम बात करें तो इट इज़ द स्टडी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ द बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए हम बैक्टीरिया की ग्राम स्टेनिंग करते हैं। तो कौन सी स्टेनिंग? ग्राम स्टेनिंग की जाएगी मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए, बैक्टीरिया की साइज वगैरह पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राम स्टेनिंग करवाते हैं। ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है कि डिफरेंशिएट ऑल बैक्टीरिया इनटू 2 टाइप्स। अब 2 ग्रुप्स में बांट देते हैं हम ग्राम स्टेनिंग से, एक तो ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो सम ऑर्गेनिजम्स आर नॉट डीपोलराइज एंड रिटेन कलर ऑफ बेसिक स्टेन वॉयलेट कलर। यानी कि क्या होता है कि ग्राम स्टेनिंग में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो धोने के बाद ही आगे पढ़ेंगे प्रोसीजर, तो उसमें जब बैक्टीरिया की स्लाइड को साफ किया जाता है, बट फिर भी वो क्या करते हैं कि अपना कलर रिटेन नहीं कर पाते हैं, डीपोलराइज नहीं होते हैं, उनका कलर उनके ऊपर रह जाता है, जिसकी वॉयलेट कलर रह जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। प्रोसीजर क्या है? आपको क्या करना है, एक बैक्टीरियल सस्पेंशन लेना है एंड स्प्रेड करना है इसको किसी छोटी छोटी फिल्म्स यानी सीधी सीधी लाइनों में उस बैक्टीरिया को एक कांच की स्लाइड के ऊपर उसको अलाउ करना है और उसको फिर अलाउ करके क्या करना है, एयर में रखना है ताकि वो सूखने का उसको टाइम मिले। प्रोसीड एज क्या करेंगे, उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर हम क्या करेंगे, जेनेटल वॉयलेट कलर उसके ऊपर डालेंगे ताकि वो क्या करें, उस पर उसको कलर मिल सके और उसको 1 से 2 मिनट तक पड़े रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, स्मेयर को धोएंगे ग्राम आयोडीन के साथ और उस ग्राम आयोडीन को उसके ऊपर रखेंगे, यानी बैक्टीरिया को रखा, थिन फिल्म में उसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर ग्राम आयोडीन डाल दिया। अब ग्राम आयोडीन डालने के बाद हमने क्या किया, उस स्लाइड को 1 से 2 मिनट तक पड़े रहने दिया। पड़े रहने के बाद क्या किया, डीकलराइज द स्लाइड विथ एसीटोन एंड एल्कोहल केयरफुली एंड इमीडिएटली वॉश द स्मेयर विथ वाटर। अब जिस स्लाइड सूखी हुई है, सूखी हुई स्लाइड को हम क्या करेंगे कि हम एसीटोन और एल्कोहल के साथ उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे स्लाइड को। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, काउंटर स्टेन करेंगे। काउंटर स्टेन यानी वापस उसमें कलरिंग ऐड करेंगे और उससे पहले हम क्या करेंगे, 0.5% एक्वा सेफरीन सॉल्यूशन और डाइल्यूट कार्बल फुशिन जो डालेंगे और उसके बाद फिर से इसको 1-2 मिनट उसको रेस्ट देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस स्मेयर जो है उसको धोएंगे एंड अलाउ इट टू ड्राई इन एयर। धोने के बाद हम उसको हवा में पड़े रखेंगे और उस हवा में रखने के बाद 1 ड्रॉप हम क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम ऑयल इमर्सन लेंस में उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है जेड स्टेनिंग यानी जिल नेल्सन स्टेनिंग। ये एक प्रकार से एक एसिड फास्ट स्टेनिंग इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आगे देखेंगे, लेकिन ध्यान रखें एसिड फास्ट स्टेनिंग कौन सी है, तो जेड स्टेनिंग है। बात करें हम, सम ऑर्गेनिज्म रिटेन एल्कोहल फुशिन इवन डीकलराइज विद एसिड। यानी जैसे पिछली बार हमने क्या किया, एल्कोहल फुशिन से डीकलराइज किया था, तब वो क्या हो गया था, कलर उसके ऊपर से हट गया था। इसमें क्या कहा गया है कि जब जिल नेल्सन स्टेनिंग करते हैं या फिर हम जब भी हम ऑर्गेनिज्म को स्टेन करते हैं कार्बन फुशिन से, तो वो क्या हो जाता है, व्हेन डीकलराइज्ड विद एसिड, वो क्या करता है फिर भी अपने ऊपर उसकी कैटेगरी रखता है, कार्बन फुशिन उसके ऊपर रह जाता है धोने के बाद भी। तो इसमें क्या करेंगे, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसीलिए जिल नेल्सन स्टेनिंग को हम क्या कहते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग कहते हैं। प्रोसीजर क्या होता है कि हमें क्या करता है, टेक हीट फिक्स्ड स्मेयर एंड 8 कंसंट्रेटेड कार्बन फुशिन। यानी जो भी हीट फिक्स्ड स्मेयर है उसके ऊपर आपको क्या करना है, कार्बन फुशिन ऐड करना है। कार्बन फुशिन ऐड करने के बाद नाउ जेंटली हीट इट टिल स्टीम कम्स आउट एंड डू नॉट अलाउ द स्टेन टू बॉईल और ड्राई। अब हमें क्या करना है, उसको हीट करना है और हीट तब तक करना है जब तक कि वो क्या ना हो जाए, बॉईल ना हो जाए। बॉईल होना चाहिए, बॉईल मतलब उसको बॉईल नहीं करना है, हमें सिर्फ उसमें से हल्की सी स्टीम आती हुई दिखे तब मुंह से हीट करना बंद करना है, बॉईल नहीं करना है। कीप द ट्यूब फॉर 8 to 10 मिनट। नाउ डीकलराइज द स्मेयर विथ 3% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 95% ऑफ इथाइल एल्कोहल। यानी हमें क्या करना है, 8 से 10 मिनट तक उस ट्यूब को पड़े रहने देना है। उसके बाद हमें उसमें 3% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 0.95% इथाइल एल्कोहल डालना है। फिर हम बात करें तो उस स्मेयर को अब क्या करना है, धोना है। और वॉशिंग किससे करेंगे हम, मिथाइलिन ब्लू और मेलेकाइट ग्रीन से हम उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। अगर इस दौरान एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म लाइक रेड स्टेन देयर आर माइक्रो बैक्टीरियम बैक्टीरियल स्पोर, यानी इस दौरान माइक्रो बैक्टीरियम जो है वो रेड कलर की स्टेन्स यानी रेड कलर प्रोड्यूस करेगा और इससे साबित होता है कि उसके ऊपर क्या है, बैक्टीरियल स्पोर्स भी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल इसका यीस्ट। अब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में हम बात करें तो इसमें हम मैक्सिममली 4 फेसेस की बात करते हैं, लेग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस और डिक्लाइन फेस। लेग फेस की बात करें तो व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर कल्चर्ड टर्म ऑफ प्रोवाइडिंग फ्लूइड मीडियम, यानी लेग फेस में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है, इसमें जनरली बैक्टीरिया अपने मतलब मेंटेन रहता है। जैसे 5 बैक्टीरिया के अगर मान लो हम मानते हैं कि एक जगह पे 5 बैक्टीरिया प्रोड्यूस है, तो वो क्या करेंगे, टिल देन क्या करेंगे, वो 5 बैक्टीरिया ही रहेंगे, ना तो वे ग्रो करेंगे ना ही मरेंगे। इस दौरान क्या होगा, स्टेशनरी फेस एक तरह से कहेंगे तो व्हेन बैक्टीरिया कल्चर टर्म ऑफ प्रोवाइडिंग फ्लूइड मीडियम
फ्लूइड मीडियम के अंदर अगर हम बात करें, दीज वुड बी इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बैक्टीरिया विदाउट इन मल्टीप्लाइंग फॉर देम, यानी ये सिर्फ साइज में ग्रो करेंगे, नंबर में नहीं ग्रो करेंगे इस दौरान। इट हैज गॉट अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड सम एंजाइम, ये छोटी पीरियड है जिसमें एंजाइम्स और आरएनए सिंथेसिस होंगे। लॉग फेज के दौरान क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा, बैक्टीरिया को मीडियम मिल जाएगा, इसके ये हाई स्पीड रेट में ग्रो करेगा और इसमें बेस्ट मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं हम बैक्टीरिया की। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज में क्या होगा कि अब सम ऑर्गेनिज्म स्टेज कम्स एट द रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डेथ कम्स ऑलमोस्ट इक्वल, यानी जिस रेट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे होंगे उसी रेट से साथ ही साथ वो मर रहे होंगे, तो जो इक्विलिब्रियम है वो इस दौरान मेंटेन रहेगा। यानी इसका जो कारण है वो है न्यूट्रिशन की कमी हो गई, या तो मान लो न्यूट्रिशन की कमी हो गई, या फिर बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिक एक्यूमुलेशन होने लग गया, क्लोरीन वगैरह, या फिर जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उनका एक्यूमुलेशन होने लग गया। डिक्लाइन फेज के दौरान क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है उसमें एक सडन डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में सडन डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और इसका कारण ये रहेगा कि वही सेम कारण रहेंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज और वायबली काउंट डिक्रीज, इनमें बैक्टीरिया का एक तरह से पूरी क्षतिग्रस्त हो जाएंगे बैक्टीरिया, उनमें एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तो हमारा कल्चर मीडिया इंपॉर्टेंट है। कल्चर मीडिया से हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है, तो कल्चर मीडिया हम डील करते हैं। कल्चर मीडिया गिव्स आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट स्टिमुलेटिंग, तो कल्चर मीडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल्चर मीडिया को हम वापस डील करते हैं। कल्चर मीडिया क्या है कि जैसे कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हमें क्या करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, उस मीडियम में ग्रो करवाना है। अब ग्रो करवाने के लिए हमारे पास वो मीडियम तैयार होना चाहिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह तो ग्रो करेंगे नहीं, और हमें कई प्रकार के ऐसे प्रोसीजर होते हैं, ट्रीटमेंट होता है, दवाई का पता लगाना होता है, तो उसमें हमें कल्चर करना पड़ता है बैक्टीरिया को, ठीक है। तो भाई सबसे बड़ी बात, चल रहा है हमारा कोर्स और कंप्लीट भी कर देंगे, लेकिन आप लोगों को समझ में तो आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर आप इस चीज़ को मेंशन करें कि हाँ हमें समझ में आया। ऐसा ना हो कि जैसे ही मुरारी बापू ने अपनी कथा कर दी और फिर देख लो आप समझ में आए, तो ज़रूरी आपको समझ में आना है, कोर्स तो होता रहेगा। कल्चर मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो वहीं पर आते हैं। कल्चर मीडिया क्या है कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है। मान लो आपने इस प्रकार से इन्वायरमेंट क्रिएट करवा दिया है कोई स्लाइड में या कहीं लैब में, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करें, नेचुरल कंडीशन में ग्रो करें। यानी आपने इस प्रकार से इन्वायरमेंट में नेचुरल कंडीशंस को अप्लाई कर दिया है कि वहाँ पर क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करें, ठीक है। अब इनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो हम जानते हैं किसी भी चीज़ को ग्रो करवाने के लिए उसको एनर्जी मिले ऐसा सोर्स होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, नाइट्रोजन होने चाहिए, और क्या होना चाहिए कि साल्ट होने चाहिए, सल्फेट, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इनके साल्ट। प्लस में आपको पीएच मेंटेन करनी है उस मीडियम की, 7.2 से 7.6 एक अच्छा फैक्टर रहता है। और ग्रोथ फैक्टर जैसे कि अमीनो एसिड हो गया साल्मोनेला टाइफाई के लिए, तो ये एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ग्रोथ फैक्टर के लिए, साल्मोनेला टाइफाई के ग्रोथ फैक्टर के लिए अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो रैपिडली ग्रोथ, इजी रिप्रोड्यूसिबल, यानी कल्चर मीडिया में एक ऑर्गेनिज्म इजीली ग्रोथ करना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूस करना चाहिए, और इजीली क्या करना चाहिए, वो रैपिड ग्रोथ होनी चाहिए। यहाँ मीडिया में बैक्टीरिया इजीली ग्रोथ करे, रैपिड ग्रोथ करे और इजीली रिप्रोड्यूस कर पाए। अगर हम बात करें कितने टाइप के मीडिया होते हैं, तो देर आर 3 बेसिस पर मीडिया को डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट की बेसिस की बात करें तो लिक्विड मीडियम, सॉलिड मीडियम और सेमी सॉलिड मीडियम, ये 3 प्रकार के मीडियम होते हैं। न्यूट्रिशनल बेसिस पर बात करें तो 4 प्रकार के मीडियम होते हैं, एक सिंपल मीडियम, एक सिंथेटिक मीडियम को डिफाइंड मीडिया भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मीडिया, और एक होता है स्पेशल मीडिया। अगर हम बात करें सबसे पहले स्पेशल मीडिया की, स्पेशल मीडिया को भी हम आगे और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, शुगर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया और हिट सीरम मीडिया। इसको आगे एक एक करके देखेंगे। उससे पहले हम डील करते हैं कॉलोनी के साथ। व्हाट इज कॉलोनी? कॉलोनी इट इज द माइक्रोस्कोपिक विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन सॉलिड कल्चर मीडिया। यानी किसी ऑर्गेनिज्म को हमने क्या करना है, सॉलिड कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाना है, और उसकी क्या करनी है, माइक्रोस्कोपिक विजिबल अगर ग्रोथ हो रहा है माइक्रो उस ऑर्गेनिज्म का, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलोनी। कल्चरिंग की बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी एंड आर्टिफिशियल मीडियम टू कंटेनिंग द सूटेबल न्यूट्रिशन एंड फेवरेबल कंडीशन। यानी अगर कल्चरिंग क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रोथ करते हैं और बैक्टीरिया की कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोवाइड करवा के, उसमें एक आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट देंगे, सूटेबल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, और इन कंडीशन में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करे और एक कॉलोनी फॉर्म करे तो उसे हम कल्चरिंग कहेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मीडिया की बात करें तो सबसे पहले लिक्विड मीडिया।
लिक्विड मीडिया क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को ग्रोथ और डेवलपमेंट इसमें करवाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई भी अगार वगैरह ऐड नहीं करेंगे। यही एक ऐसा मीडियम है जिसमें किसी प्रकार का अगार ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगार जो है वो सॉलिड कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करवाता है किसी मीडिया को। तो हमें यहाँ पर लिक्विड मीडिया में सॉलिड कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, तो हम अगार ऐड नहीं करेंगे। प्रिपेयरिंग कल्चर ऑफ एंटीजन एंड वैक्सीन, किस किस मीडिया जरूरत होती है, कहाँ कहाँ पर इसकी। तो एक तो अगर एंटीजन और वैक्सीन का कल्चर करवाना है तो वहाँ पर यूज़ होती है। दूसरा, बायोकेमिकल टेस्ट जितने भी होते हैं उनमें इसका मीडियम का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट में भी इसका यूज़ होता है। अगर इसमें बात करें तो हम क्या डालते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है वो 3 से 4 घंटे में इस मीडियम के अंदर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। मेनली इसमें पेप्टोन वाटर ग्रोथ इसका एग्जाम्पल है। इन्फ्यूजन ग्रोथ की बात करें तो इसमें हमें क्या करना है, टेक बीफ मीट हिस्ट टू अडल्ट फॉर्म एंड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। यानी हमें क्या करना है, बीफ मीट लेनी है, फिर उसको क्या करना है, उसको मैच्योर मीट में कन्वर्ट करवाना है और रेफ्रिजरेटर में उसको पूरी रात भर रखना है। रात भर रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद सुबह जब उसे निकाला जाएगा तो उसमें से जो भी उसका जो द फ्लूइड ऑफ द टाइम रिमूव्ड मीट इज बॉइल्ड फॉर 18 मिनट्स, जो भी उसका फ्लूइड था उसे हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और जो मीट था उसको पानी में 18 मिनट तक हम बॉईल करेंगे। और फिर उसमें ऐड करेंगे एसिड, पेप्टोन एंड 0.5% NaCl, ताकि उसमें क्या हो सके, इजीली हम रिसर्च कर सकें, इजीली स्टडी कर सकें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली उसमें कल्चर हो पाए। नेक्स्ट है मीट ब्रोथ। मीट ब्रोथ में क्या करेंगे, द मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजर है इज रैपिड बॉइलिंग ऑफ मीट दैट इज टू बी कैम्ड। यानी इसमें क्या करना है कि ये एक पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोसीजर है जिसमें कि मीट को बॉईल किया जाता है ताकि वह क्या कर सके, बैक्टीरिया को कल्चर्ड करवा जा सके। नेक्स्ट है पेप्टोन। पेप्टोन ब्रोथ क्या है, पेप्टोन ब्रोथ में क्या किया जाता है, एक प्रकार से प्रोटीन डाइजेस्टेड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें स्टडीज की जाती है। जितने भी पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सब इसमें डाले जाते हैं। प्लस में क्या डाला जाता है, 1 ग्राम इसमें पेप्टोन डाला जाता है, 0.5 ग्राम NaCl और 100 ml डिस्टिल वाटर इसमें मिक्स किया जाता है और इस मीडिया को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉलिड मीडिया, तो सॉलिड मीडिया में क्या किया जाता है, 1.5 से 2%। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और ये 1.5 से 2% कंसंट्रेशन किस वजह से आई है, तो ये आई है अगार की वजह से, क्योंकि मीडियम हमें प्रिपेयर करना सॉलिड मीडियम, तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन 1.5 से 2% की मिक्स की जाती है ताकि उस लिक्विड मीडिया को सॉलिड मीडिया में कन्वर्ट किया जा सके। इट इज़ यूज फॉर आइसोलेटिंग बैक्टीरिया फ्रॉम मिक्स कल्चर। अब ये क्यों की जाती है कि जो भी मिक्स कल्चर है उसमें से हमें अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया को बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम सॉलिड मीडिया का यूज़ करेंगे। डिटरमाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनी, और किसी बैक्टीरिया की कॉलोनी का अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना है कि किस उसका न्यूट्रिशन क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, तो उसके लिए हम सॉलिड मीडिया का यूज़ करते हैं। मेनली इसमें ब्लड अगार और जिलेटिन इसके फेमस एग्जाम्पल है। अगार क्या होता है, अगार एक प्रकार का सीवीड है जो कि मेल्ट हो जाता है 80 से 100 डिग्री की सेल्सियस पे और सॉलिडिफाई होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट, इनमें अगार के बारे में 2 लाइनें लिखी हुई है। सेमी सॉलिड मीडिया, अब हमने देखा कि लिक्विड मीडिया को सॉलिड में करने के लिए हमने 1.5 से 2% अगार ऐड किया। अब हमें सेमी सॉलिड रखना है, तो जाहिर सी बात है लिक्विड मीडिया से तो ज़्यादा अगार लगाएंगे और सॉलिड मीडियम से थोड़ा कम रखेंगे। सॉलिड मीडियम में था 1.5 से 2%, यहाँ पर हम 0.5% अगार ऐड करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, एक कस्टर्ड कंसिस्टेंसी हम उसमें प्रोड्यूस कर पाएँ, सेमी सॉलिड मीडिया तैयार कर पाएँ। बेस्ट एग्जाम्पल है सिस्टीन अगार मीडिया। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन के बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने बोला था कि सिंपल मीडिया एक हमारा, कॉम्प्लेक्स मीडिया है, सिंथेटिक मीडिया, डिफाइंड मीडिया है। तो हम बात करेंगे सिंपल मीडिया की। सिंपल मीडिया क्या है, सिंपल मीडिया को बेसल मीडिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम मीट ब्रोथ, पेप्टोन, सोडियम क्लोराइड और वाटर ऐड करते हैं। कॉम्प्लेक्स मीडिया है, कॉम्प्लेक्स मीडिया में बात करें तो एक प्रकार का क्या है, स्पेशल पर्पस में यूज़ किया जाता है। यानी अगर हमें किसी बैक्टीरिया की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पता करनी है, कि उसका स्पेशल न्यूट्रिशन पता करना है, तो उसके लिए हम इस मीडिया का यूज़ करेंगे। सिंथेटिक मीडिया है, इसमें हम क्या करेंगे कि प्योर केमिकल सब्सटेंसेज इसमें एग्जिस्ट करती हैं, प्योर केमिकल सब्सटेंसेज डाले जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ मीडिया अननोन, इसमें कंपोजिशन जो मीडिया का है वो हमें हमारे अननोन है। दीज आर यूज इन रिसर्च पर्पस, जितने भी रिसर्च पर्पस में यूज़ किया जाता है वो उसमें सिंथेटिक मीडिया यूज़ किया जाता है। पॉलीमर हो गया, एल्कोहल, ओपेनिवलाइन इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। स्पेशल मीडिया की बात करें, स्पेशल मीडिया भी फर्दर डिवाइडेड होता है काफ़ी सारे मीडिया में, जैसे एनरिच्ड मीडिया है। एनरिच्ड मीडिया में क्या हो गया कि जितना भी आपने क्या किया कि किसी मीडिया में क्या डाला, ब्लड डाल दिया, यानी एक मीडियम प्रोड्यूस किया, तो उसमें जैसे ब्लड सीरम हो गया, मेनली एग हो गया। इसमें बेसल मीडिया में जो भी सिंपल मीडिया है, बेसल मीडिया यानी जो भी सिंपल मीडिया है, उसमें हमने अगर ब्लड सीरम या एग डाल दिया तो वो किस में आ गया, एनरिच्ड मीडिया का टाइप हो गया। स्पेशल मीडिया के एनरिच्ड मीडिया के टाइप हो गया, जिसमें ब्लड अगार हो गया, चॉकलेट अगार और एग मीडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसमें चॉकलेट अगार हम जैसे कि हम जानते हैं कि RBC ब्रेकडाउन में हम यूज़ करते हैं, हीमोलाइसिस में, हीमोलाइसिस आइडेंटिफाई करने में चॉकलेट अगार का यूज़ किया जाता है। एनरिचमेंट मीडिया, सम सब्सटेंस आर एडेड टू लिक्विड मीडिया, कुछ सब्सटेंसेस को लिक्विड मीडिया में ऐड किया जाता है विद द रिजल्ट ऑफ वांटेड ऑर्गेनिज्म। यानी एनरिचमेंट मीडिया यानी कि कुछ
जिन जिन ऑर्गेनिज्म की हमें जरूरत है बस वही ऑर्गेनिज्म ग्रो करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिक्विड मीडिया में से सब्सटेंसेस डाल देते हैं ताकि वांटेड ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर पाए। जैसे टेट्राथायोनाइड ब्रोथ है वो यूज़ किया जाता है। टेट्राथायोनाइड ब्रोथ मेनली यूज किया जाता है साल्मोनेला टाइफाई के लिए ग्रो करवाने के लिए, और बैक्टीरिया बाकी के इसमें क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते। सेलेक्टिव मीडिया क्या है, ये एक प्रकार का एनरिचमेंट मीडिया का ही टाइप है, विद द डिफरेंस दैट द इनहिबिटिंग सब्सटेंस इज एडेड टू द सॉलिड मीडिया। इसमें सॉलिड मीडिया में ऐड किया जाएगा और एक प्रकार से इनहिबिटिंग सब्सटेंस ऐड किया जाएगा, जो कि जैसे कि हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया को आइसोलेट करवाना है। तो जो भी नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनको हम क्या करेंगे, सप्रेस करवा देंगे, उनकी ग्रोथ को उनको हम ग्रो नहीं करवाने देंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें सब्सटेंसेस डालते हैं, जैसे कि सोडियम सिट्रेट मीडिया हो गया और डीऑक्सीकुलेटेड सिट्रेट अगार हो गया, DCA, ये 2 मीडियम इसमें ऐड किए जाते हैं। इंडिकेटर मीडिया में क्या होगा, अगर किसी बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है अगर किसी मीडिया में, तो उस मीडिया का क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ये एक प्रकार का इंडिकेटर मीडिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंशियल मीडिया की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस डाला जाता है जो कि बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिले, दैट ब्रिंग आउट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। जैसे इसमें मैकोंग की मीडिया हो गया। अब मैकोंग की मीडिया में एक तो लेक्टोस बनेगा और एक में लेक्टोस नहीं बनेगा। अगर किसी में लेक्टोस बन रहा है तो वो पिंक कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा, और अगर किसी में इस प्रोसीजर के दौरान लेक्टोस नहीं बन रहा है तो वो रेड कलर की कॉलोनीज को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है शुगर मीडिया में 1% शुगर डाली जाती है, पेप्टोन वाटर डाला जाता है अलोंग विद अप्रोप्रिएट इंडिकेटर। उसमें अप्रोप्रिएट इंडिकेटर भी डाला जाता है जो कि कलर चेंज करवा देता है मीडियम का, अगर उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो। हिस सीरम मीडिया क्या है, इसमें हिस सीरम मीडिया में आपको ध्यान रखना है कि 25% ऑफ द सीरम डालेंगे, और इसमें क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 25% सीरम डालेंगे। लेकिन ये एक अकेला ऐसा मीडियम है जिसमें क्या होगा, अमीनो एसिड्स नहीं डाले जाएंगे। बाकी सब में अमीनो एसिड कहीं ना कहीं डाला जाता है, लेकिन इस मीडियम में अमीनो एसिड नहीं होता है। और अमीनो एसिड मेनली यूज़ करते हैं साल्मोनेला टाइफाई की ग्रोथ के लिए, जो कि हमने पीछे जहाँ हम बातें कर रहे थे एसेंशियल चीज़ें, जो नेसेसरी चीज़ें थी जो चाहिए थी कल्चर मीडिया के लिए, उनमें हमने देखा था कि अमीनो एसिड जरूरत थी साल्मोनेला टाइफाई के लिए, लेकिन हिस सीरम मीडिया में अमीनो एसिड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 25% सीरम ऐड किया जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है न्यूमोकोकाई के ग्रोथ के लिए, दिस बैक्टीरिया इज नॉट अवेलेबल टू ग्रो इन पेप्टोन वाटर। ट्रांसपोर्ट मीडिया, अब ट्रांसपोर्ट मीडिया में क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, सेंसिटिव है, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, तो उनको क्या किया जाता है कि उनके लिए एक मीडियम तैयार करते हैं। उस मीडियम में क्या किया जाता है कि उन बैक्टीरिया को जहाँ से हम निकालते हैं वहाँ से लेकर लैब तक ले जाने के लिए बैक्टीरिया को वो मीडियम प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो सब मीडिया जैसे कि गोनोकोकाई हो गया, विच मे नॉट सर्वाइव एट द टाइम टेकन फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड द स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी और मे बी इवन ग्रोथ तो नॉन पैथोजेनिक, या तो क्या होंगे इसके ऊपर नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे, या फिर ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इसको लैब तक ले जाने के लिए एक मीडियम तैयार किया जाता है जिसे हम ट्रांसपोर्ट मीडिया कहते हैं। जैसे स्टुअर्ट मीडिया है जो कि इसके लिए तैयार किया गया जाता है गोनोकोकाई के लिए, और दूसरा ग्लिसरॉल सलाइन फॉर स्टूल के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेरिलाइजेशन की। तो स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत ही जाना माना टॉपिक है, ये भी हर साल आ जाता है इसका क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन ये लेके आता है अपने जब भी आएगा तब। डिसइंफेक्शन क्या होता है, डिसइंफेक्शन में क्या होगा कि जनरली जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है, जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है, उनको अगर हम किसी सरफेस से किसी मीडियम से अगर रिमूव करते हैं, उस प्रोसीजर को कहते हैं डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन में क्या फर्क है, स्टेरिलाइजेशन क्या करता है, पैथोजेनिक हो चाहे नॉन पैथोजेनिक हो, वो सभी तरह के बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। लेकिन डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि सिर्फ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स रिमूव होते हैं। दूसरा, इसमें जो केमिकल एजेंट यूज़ किया जाता है वो इन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है, केमिकल एजेंट यूज़ किए जाते हैं और उनमें जितने भी केमिकल सब्सटेंसेज वो खुद लेके चलता है अपने अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फैक्टर इज डिटरमाइंड में टाइम ऑफ एक्शन, पीएच ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर, नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म और कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस उसमें इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम किसी प्रकार का कोई केमिकल एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका टाइम ऑफ एक्शन, उस एजेंट का पीएच क्या होना चाहिए, टेम्परेचर प्लस में नेचर और उसका कंसंट्रेशन, ये 5 पॉइंट ध्यान रखने इसके फैक्टर में। नेक्स्ट हम बात करें स्टेरिलाइजेशन में। स्टेरिलाइजेशन में जैसा मैंने कहा था कि यह सारे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, फिर वो पैथोजेनिक हो नॉन पैथोजेनिक हो, लिविंग या नॉन लिविंग सरफेस से क्लीन कर देता है। नेक्स्ट अगर हम मेथड की बात करें स्टेरिलाइजेशन की, तो स्टेरिलाइजेशन का जो मेथड है जनरली इसके 4 इसके मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में जितने केमिकल्स हो गया, एसिड, बेस, एल्कलीन सब्सटेंसेस, साल्ट हो गया, हेलोजन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, एल्थिल अल्कोहल, ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकेनिकल मीडियम में फिल्ट्रेशन आता है। फिजिकल मीडियम में हीट मेथिंग, जो भी हीट रिलेटेड मेथड है, जैसे कि ड्राई हीट हो गया, ड्राई हीट में हमारा हॉट एयर ओवन एग्जाम्पल है, मॉइस्ट हीट का ऑटोक्लेव है, और
चौथा है रेडिएटिंग मेथड। रेडिएटिंग मेथड में एक्सरे, यूवी रेज, गामा रेज वगैरह यूज़ की जाती है। तो अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड एक प्रकार का, सबसे पहले इसमें स्टडी करते हैं एल्कोहल की। फ्यू द मेजर केमिकल इट इज द इथाइलिन एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन यूज। एल्कोहल में एक तो इथाइलिन एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो स्टेरलाइजेशन में मोस्ट प्रोबेबली यूज की जाती है। ये इट इज़ यूज फॉर एंटीसेप्टिक एज स्किन, इसको स्किन एंटीसेप्टिक रूप में भी यूज़ किया जाता है। अगर हम इसका हैंड वॉशिंग के रूप में भी इसका यूज़ किया जाते हैं, ताकि जितने भी बैक्टीरिया हमारे सरफेस हैंड सरफेस पे प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या हो जाए, किल हो जाए। ये एक प्रकार का नो एक्शन ऑन स्पोर, इसके किसी भी प्रकार का इसका स्पोर पे एक्शन नहीं होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ये डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। एल्कोहल इज प्रेफर्ड बटर फेट सोलवेंट, मोर बैक्टीरियोसाइडल, लेस एक्शन। यानी इसका जो कंसिस्टेंसी है एल्कोहल की वो कैसी होती है, बटर फेट सॉल्वेंट की तरह इसकी कंसिस्टेंसी होती है। यानी एक प्रकार किस प्रकार में ये प्रोवाइड रहता है हमारे नेचर में। और प्लस में अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरियोसाइडल, यानी बैक्टीरिया बहुत ही मतलब मैक्सिमम ये बैक्टीरिया को किल कर देगा, लेकिन इसकी बॉडी पे जो एक्शन है वो कम शो होगा। बैक्टीरिया सारे के सारे ये किल कर देगा, लेकिन इसका एक्शन बॉडी पे शो नहीं होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ केमिकल्स लाइक सेवलॉन, ये सेवलॉन के रूप में डिसइंफेक्शन में यूज़ किया जाता है। एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड जो स्पोर पे एक्ट करता है, ये बैक्टीरिया को उसके स्पोर में जाकर अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड इन ओटी एंड ओपन प्लेस, ये ओटी ऑपरेशन थिएटर और ओपन प्लेसेस में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब एल्डिहाइड दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ग्लूटाराल्डिहाइड होता है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है कि जो भी एनाटॉमिकल स्पेसिमेन होते हैं हमारे, जो भी हम जैसे 12th तक हमने देखा होगा कि जो भी एनाटॉमिकल स्पेसिमेन थे, कोई प्रकार का कोई जीव हो गया, कोई जैसे मरा हुआ जीव है, उसको हमें क्या करना है, काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करेंगे। तो इसी प्रकार से लैब में अगर कोई एनाटॉमिकल स्पेसिमेन है उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है काफ़ी लंबे समय तक, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। और ये किसका प्रकार है, एक प्रकार के एल्डिहाइड का टाइप है। इट इज डिस्ट्रॉयड बाई एंथ्रेक्स स्पोर। ये क्या होता है, एंथ्रेक्स के जितने भी स्पोर्स हैं उनसे क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। Then it is known as less is used for the sterilizing instrument, catheter, fumigation, ward and sick room laboratory। इनमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे जितने भी कैथेटर्स हो गया, यानी एक प्रकार से जितने भी आइसोलेटिंग वेस्ट है उनको ये एक प्रकार से स्टेलाइज करता है, जैसे कि कैथेटर हो गया, और ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फ्यूमिगेशन वार्ड हो गया, वार्ड को फ्यूमिगेट करने के लिए भी फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। सिक रूल एंड लेबोरेटरी में भी इसका यूज़ करते हैं। ग्लूटाराल्डिहाइड क्या है, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकल बेसिलाई, फंगाई एंड वायरस। जितने भी बैक्टीरिया हो गए, जैसे कि ट्यूबरकल बेसिलाई हो गया, टीबी का बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस है, इनके खिलाफ ये क्या करता है, अगेंस्ट ये वर्क करता है। इट इज़ लेस टॉक्सिक एंड लेस इरिटेंट टू आई, स्किन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। अब क्या होता है कि ये क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से थोड़ा कम इरिटेंट होता है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, हमारी आंखों में जलन प्रोड्यूस करता है, स्किन में भी रेसेस और इरिटेशन प्रोवाइड करता है। तो ग्लूटाराल्डिहाइड क्या है, इस कंपेयर में फॉर्मेल्डिहाइड की कंपेरिजन में थोड़ा कम टॉक्सिक होता है और इरिटेंट इतना नहीं होता है। इसके लिए जनरली इट इज़ यूज्ड इन फ्यूमिगेशन ऑफ वार्ड। इसीलिए एज कम्पेयर टू फॉर्मेल्डिहाइड अगर मैं यूज़ करना हो तो ग्लूटाराल्डिहाइड यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक है, लेस इरिटेंट है। इट इज़ यूज्ड इन स्टेरिलाइजेशन इन साइटोस्कोप एंड ब्रोंकियोस्कोप। जैसे साइटोस्कोप हो गया, ब्रोंकोस्कोप हो गया, इसके स्टेरिलाइजेशन में इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर हम जितने भी ब्रोंकोस्कोप हो गया, साइटोस्कोपिक हो गया, इन सब में हम इसका स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं। फेस मास्क हो गया, क्लिनिकल थर्मामीटर हो गया, मेटल इंस्ट्रूमेंट हो गया, एनेस्थीसिया ट्यूब हो गई, इन सब में इसका यूज़ करते हैं। हेलोजन में मेनली आयोडीन होगी, क्लोरीन हो गई। आयोडीन और क्लोरीन कहाँ यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है। आयोडीन जो होती है वो स्किन डिसइंफेक्शन में यूज़ करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया अगर हमारी सरफेस, बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आयोडीन का यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, स्पोरिक एक्शन करेगा। आयोडीन क्या करेगा, बैक्टीरिया के स्पोर पे जाके एक्ट करेगा और वहाँ से उसके स्पोर में डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा और बैक्टीरिया किल करेगा। ठीक है। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन पानी में डाला जाता है, ये एक प्रकार का इट इज एक्शन अगेंस्ट वायरस, वाटर, स्विमिंग पूल, फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में इसका रोल होता है। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में अगर हम बात करें तो ये क्या होगा कि जितने भी फिनॉल है वो क्या है, एसिड कंपाउंड है एक प्रकार का। इट फॉर्म्ड बाय एसिड कंपाउंड, यानी जो भी एसिड कंपाउंड है उससे बनेगा। जैसे कि कार्बोलिक एसिड है, उससे क्या होगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना। यूज़ की बात करें तो एंटीसेप्टिक सर्जरी में इसको पहले ही सर जोसेफ लिस्टर ने यूज़ कर दिया है। दूसरा इसका यूज़ डिसइंफेक्शन में होता है। ठीक है। तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, क्योंकि इसमें कार्बोनिक एसिड है, तो ये एक प्रकार का पावरफुल माइक्रोबिसाइडल सब्सटेंस है, पावरफुल माइक्रोसाइडल सब्सटेंस है। फिनॉल जो है उसमें एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि लाइसोल हो गया, क्रिसोल हो गया, इसके एग्जाम्पल है जो कि हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। सर्जिकल और न्यूनेटल यूनिट में भी इसका यूज़ करते हैं। प्लस में ट्रीटमेंट ऑफ वाउंड, अगर माउंड की ट्रीटमेंट में भी अगर हम बात करें तो जैसा जोसेफ लिस्टर ने इसका यूज़ किया था, कार्बोलिक एसिड है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल एसिड होने के कारण ये वाउंड में यूज़ करते हैं। इसका यूनिटल वार्ड में भी इसका यूज़ करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे गैसेस।
गैसेस में सबसे पहली गैस है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड बहुत ही पावरफुल गैस होती है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, यानी कम्बस्टिबल गैस होती है। इसको इसीलिए इससे पहले ये यूज़ करने से पहले, इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वार्ड में किसी प्रकार का फायर सब्सटेंस, फायर कंडीशन नहीं होना चाहिए। इथाइलिन ऑक्साइड एक प्रकार से हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस होती है, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज होती है। यूज इट इज अफेक्टिव फॉर अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्लूड वायरस एंड स्पोर। ये क्या होती है कि एक प्रकार से सभी प्रकार के माइक्रोस्कोप या फिर वायरसेस हो गए, इनके अगेंस्ट में काम करती है। डेंटल इक्विपमेंट्स में यूज होती है, ग्लास हो गया, मेटल, प्लास्टिक में इसका यूज करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड बात करें, यहाँ पर भी फॉर्मेल्डिहाइड आ रहा है, ध्यान रखना वो फॉर्मेल्डिहाइड था एल्डिहाइड में, यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, वो केमिकल सब्सटेंस था, ये गैस है। तो अब ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन यूज फॉर फ्यूमिकेशन। ये अगर हम बात करें ओटी में, जैसे हमने देखा था ओटी वार्ड सिक रूल लेबोरेटरी में यूज किया था, इसको भी यूज करेंगे, लेकिन ये जनरली ज्यादा यूज की जाती है। गैस इज इरिटेंट एंड टॉक्सिक फॉर इनहेलेशन। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि वो तो जनरली हमारी स्किन और आंख को अफेक्ट करता था, लेकिन ये इनहेलेट करेंगे और इनहेलेट करके हमारे अंदर चला जाएगा। तो इसके लिए तो हम पता कर सकते हैं कि मास्क लगा के हम बच सकते हैं, लेकिन उससे नहीं बच सकते। तो फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल बहुत ज्यादा खतरनाक है। बीटा प्रोपियोलेप्टॉन इट इज प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड का एक प्रोडक्ट है बीटा प्रोपियोलेप्टॉन, फॉर्मेल्डिहाइड से ही बनता है। इट इज मोस्ट कॉमनली इफेक्टिव फॉर फ्यूमिकेशन। ये फ्यूमिकेशन में जनरली यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। मेटेलिक साल्ट की बात करें तो जितने भी सिल्वर, कॉपर, मरकरी और AgAU हो गया, सबका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। द साल्ट कैन बी यूज्ड एज जर्मिसाइडल। मर्क्यूरी क्लोराइड इज डिसइंफेक्टेंट बट इट इज हाईली टॉक्सिक। मर्क्यूरी क्लोराइड एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, इसलिए इसका यूज़ कम ही करते हैं, नहीं करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर साल्ट। सिल्वर साल्ट यूज़ करते हैं बर्न में। हम जानते हैं अगर किसी को बर्न हो जाता है तो जो उसमें बर्नोल आती है, बर्नोल में भी क्या होता है? सिल्वर होता है, सिल्वर यूज़ किया जाता है, उसमें भी सिल्वर साल्ट होता है। नेक्स्ट है कॉपर साल्ट। कॉपर साल्ट आर यूज्ड इन द फंगल इन्फेक्शन। यानी जो कॉपर साल्ट है वो कहाँ यूज़ किया जाता है? फंगल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, ताकि कहीं भी फंगस इन्फेक्शन है अगर, तो उसे हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकेनिकल मेथड की, मैकेनिकल मेथड में क्या होता है? फिल्ट्रेशन करवाया जाता है, सॉल्यूशन को एक मैकेनिकल फिल्ट्रेट से पास किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रकार का सिंपल मेथड है। इसमें बैक्टीरिया को क्या किया जाता है? फिल्ट्रेटर यूनिट से पास करवाया जाता है और फिर बैक्टीरिया को सॉल्यूशन से रिमूव कर दिया जाता है। प्रोसेस की बात करें तो सॉल्यूशन जो बैक्टीरिया फिल्ट्रेट पेपर से पास करवाया जाता है, उसमें स्टेरिलाइजेशन पेपर प्रूफ फिल्टर यूज़ किया जाता है। उस पेपर को क्या किया जाता है? स्टेरिलाइज पेपर यूज़ किया जाता है और फिर बैक्टीरिया को एसेप्टिकली साइड कर दिया जाता है। साइडेड बैक्टीरिया को वापस क्या किया जाता है? जो फिल्टर पेपर पे बैक्टीरिया है, जो मतलब जो सॉल्यूशन एसेप्टिक ट्रांसफर टू द फिल्ट्रेट एंड स्टेरिलाइज कैन बी देन एसेप्टिकल एक्चुअली। यानी जो भी बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से साइड हो गया है उसको क्या किया जाता है? कंटेनर में डाल दिया जाता है, अलग कंटेनर में उसको डाल दिया जाता है। लेकिन जो सॉल्यूशन फिल्टर पेपर पे अटैच हो गया है उसको हम क्या करते हैं? एज ए पल्स सॉल्यूशन ट्रीट करते हैं, यानी उसको आगे कल्चर मीडिया में यूज किया जाता है। उसको अलग, इसको एक प्रकार से सब्सटेंस को रिमूव कर दिया जाता है फिल्ट्रेट से। टेस्टिंग ऑफ द सैंपल फॉर स्टेरिलाइजेशन, यानी इसको क्या किया जाता है? जितने भी सैंपल्स हो गए, जैसे कि जितनी भी बड़े बड़े जैसे कि आई ड्रॉप्स वगैरह जो प्रिपेयर करते हैं, ये लोग क्या करते हैं? सैंपल टेस्ट करवाने के लिए इस स्टेरिलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ये इसका दिया गया है इसका डायग्राम, जिसमें क्या किया गया? स्टेरिलाइजेशन कंटेनर यूज़ किया गया है। इसमें एस शेप इन्वर्टेड डिस्क दी गई है, फिर नीचे फ्यूमिकेशन के लिए जगह दे रखी है गैस निकलने के लिए, और फिर यहाँ पर कंटेनर दे रखा है जहाँ पर क्या होगा? फिल्टर्ड सोल्यूशन यहाँ पर केप्ट होगा, और जो भी नॉन फिल्ट्रेट है वो इस एस शेप डिस्क के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। एडवांटेजेस की बात करें, सिंपल और इजीली अवेलेबल होता है, बहुत ही इजी मेथड है ये स्टेरिलाइजेशन का। दूसरा अगर हम बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जितने भी हो गए, जैसे कि आई ड्रॉप्स हो गया या फिर एंटीबायोटिक सॉल्यूशन हो गई, इन सबको स्टेरिलाइज करने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करें फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हीट अप्लाई की जाती है। ये हीट क्या करती है कि बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट जो स्पोर है, जिनके अंदर की प्रोटीन्स है, उनको ये क्या करेंगी कि जो प्रोटीन है उनको ऑक्सीडाइज कर देगी और उनको बैक्टीरिया को क्या करेगी? किल कर देगी। तो ये एक प्रकार के हाई टेम्परेचर पे होता है सब कुछ, क्योंकि हीट है। तो दूसरा हम बात करें तो ये भी एक प्रकार का इजी और सिंपल मेथड है। इसमें सबसे पहले ड्राई हीट मेथड है। ड्राई हीट में क्या किया जाता है? इट इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड रैपिड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा यूज होने वाला और बहुत ही फास्ट काम करने वाला मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। द किलिंग इफेक्ट ऑफ द ड्राई हीट इज ड्यू टू द प्रोटीन ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द एलिवेटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी बैक्टीरिया है, जो भी बैक्टीरिया है, उनको क्या किया जाता है कि उनकी प्रोटीन, उनके ऊपर, बॉडी के ऊपर पड़ा प्रोटीन को हम क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं, क्योंकि जो हीट होती है वो क्या करती है? टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है टू द एक्साइटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी बॉडी में क्या करती है? जितने भी टॉक्सिक इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको बढ़ा देती है, और जो भी ये सारे टॉक्सिक क्या करेंगे? बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट प्रोटीन को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज कर देंगे और बैक्टीरिया को किल कर देंगे। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है हॉट एयर ओवन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सनलाइट एंड ड्राइंग मेथड।
सनलाइट एंड ड्राइंग मेथड जो है वो यहाँ पर हम बात करें मोस्ट अनरिलायबल मेथड है ये, क्योंकि ये जो है जितनी भी बड़े बड़ी जगह है जहाँ पर टैंक हो गया, रिवर हो गई, लेक हो गई, यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। एक प्रकार का नेचुरल मेथड है क्योंकि सनलाइट है, यहाँ पर नेचुरल मेथड है। दूसरा हम बात करें सनलाइट प्रोसेस, अल्ट्रावायलेट रेज। सनलाइट में क्या होती है हम जानते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं और ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं, एक प्रकार से हीट प्रोड्यूस करती हैं और हीट प्रोड्यूस करके बैक्टीरिया की सरफेस पे जर्मिसाइडल एक्टिविटी करती है। जर्मिसाइडल एक्टिविटी मतलब जितने भी जम्स बॉडी की सरफेस पे प्रोड्यूस है उनको किल करेगी। जर्मिसाइडल यानी जम्स को किल करना, ये एक प्रकार से हेल्पफुल होती है बड़ी बड़ी जगहों पे। बड़ी जगहों यानी सनलाइट जो है वो या तो रिवर में, टैंक में या लेक्स में यूज़ होती है। नेक्स्ट दूसरा है रेड हीट मेथड। ये सब ड्राई हीट के टाइप है। रेड हीट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, मेटल को गर्म किया जाता है। अगर किसी मेटल को स्टरलाइज करना है उसको गर्म किया जाता है और तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि क्या ना हो, वो बैक्टीरिया लाल ना हो जाए, सॉरी वो जो रोड है, जो मेटल ऑब्जेक्ट है वो लाल ना हो जाए, तब तक उसको हीट किया जाता है। और ये भी एक प्रकार का स्टरलाइजिंग प्रोसेस है। जैसे कि इन्यूक्लेटिंग वायर हो गया, नीडल हो गया, फोर्सेप हो गया, इन सबको स्टरलाइज करने में रेड हीट मेथड का यूज़ किया जाता है। और रेड हीट मेथड में जनरली क्या होता है कि बैक्टीरिया के जो वेजिटेटिव स्पोर्स हैं उनको ही किल किया जाता है। नॉन वेजिटेटिव स्पोर के लिए हॉट एयर ओवन यूज़ किया जाता है। दिस इज द मोस्ट, अब हम बात करेंगे हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग बाय ड्राई हीट। हॉट एयर ओवन क्या होता है, ड्राई हीट का सबसे मोस्टली यूज्ड और वाइडली यूज्ड मेथड है। इसकी बात करें तो यहाँ पर 160 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर 1 घंटे तक अप्लाई करते हैं इस मेथड में। दूसरा स्टरलाइज ऑब्जेक्ट, इसमें कौन कौन से स्टरलाइज करते हैं तो सिरिंज हो गया और पेट्री डिश हो गई, टेस्ट ट्यूब हो गई, फास्क हो गया, कॉटन स्वेब हो गई, स्काल्प, सीजर्स, ये सब इसमें जितनी भी मतलब नुकीली चीज़ें हैं उन सबको जनरली स्टरलाइज करने में यूज़ किया जाता है। और इसका प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इट इज़ मेंटेन द हाई टेम्परेचर सो द प्रोटीन ऑफ द बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज्ड एंड द बैक्टीरिया किल। जनरली वही प्रिंसिपल है ड्राई हीट मेथड का। हाई टेम्परेचर इसमें मेंटेन रहता है, 160 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसमें रहता है और बैक्टीरिया को, उस ऑब्जेक्ट को 1 घंटे तक उसमें रखा जाता है ताकि वो स्टरलाइज हो जाए। उस टेम्परेचर में क्या होगा कि हीट क्या करेगी, बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक एलिवेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका लेवल बढ़ा देगी और ये लेवल क्या करेंगे, प्रोटीन प्रेजेंट जो उनकी सरफेस पे है बैक्टीरिया की उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, मर जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ डेवलप्ड वॉल्स चैम्बर ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील सेपरेटेड फ्रॉम द आउटर केस बाई अ थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मेड अप ऑफ फाइबर ग्लास। यानी इसमें एक चैम्बर तैयार किया जाता है जो कि एल्यूमिनियम फॉइल या एल्यूमिनियम लेयर से तैयार होता है। स्टेनलेस स्टील इसमें यूज़ किया जाता है और इसकी जो आउटर केस होती है उसको थिक इंसुलेटिंग फाइबर्स लगाए जाते हैं। इंसुलेटिंग फाइबर्स होते हैं वही क्या करते हैं, हीट प्रोडक्शन करवाते हैं। यहाँ पर ये वायर ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट प्रोड्यूस करेंगे। इंसुलेशन मेड बाय फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास होते हैं वो इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, हीट को बाहर नहीं ट्रांसफर होने देते हैं। हीट इज प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिकल हीटिंग, बताया था। इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिकल मेथड से प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी के दौरान इसमें हीट जनरेट होती है। प्रोसीजर की बात करें, नॉन हीट अनस्टेबल सब्सटेंस पुट इनसाइड इट, यानी उन सब्सटेंसेज जो हीट से, उनको हीट से फर्क ना पड़े, नॉन हीट स्टेबल सब्सटेंसेज है उनको इसमें रखा जाता है। और नॉर्मली द स्पोर ऑफ द बैक्टीरिया एंड द वेल वेजिटेटिव फॉर्म और नॉन वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड इन 2 आवर्स एट द टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस। यानी जनरली जो वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है या जो भी स्पोरिक बैक्टीरिया है उनको 2 घंटे के अंदर ये क्या कर देता है, किल कर देता है 160 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में। द ओवन मस्ट बी अलाउड टू कूल स्लोली। अब जो ओवन है उसको क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है कि एक जो ओवन है उसको हमें धीरे धीरे ठंडा होने देना है। दूसरा, स्लोली फॉर द 2 आवर्स टूवर्ड द डोर इज ओपन सिंस द ग्लास लेयर आर मे बी गेट क्रैंड एंड पुलिंग। मतलब कि अगर हमने उसको जल्दी खोल दिया 2 घंटे तक, अगर उसको कूलिंग टाइम नहीं दिया तो बैक्टीरिया उसके अंदर जो ग्लास लाइट्स प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। सडन पुलिंग के दौरान वो ग्लास लाइट ब्रेक हो जाएंगी अगर हमने उसे कूलिंग टाइम नहीं दिया 2 घंटे का। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये एक प्रकार का इजी और सिंपल है। जनरली सब जगह हमने यूज़ किया है, इजी एंड सिंपल मेथड है। इजी एंड सिंपल मेथड है तो कहीं भी चिपका सकते हैं। इट डज नॉट प्रोड्यूस रिलीज एनी टाइप ऑफ हार्मफुल फ्यूम्स, यानी ये क्या करती है, किसी टाइप का हार्मफुल फ्यूम्स। अब हम बात करते हैं मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन की। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में क्या होगा कि इसमें हॉट वाटर और स्टीम का यूज़ करेंगे। स्टीम में हम जानते हैं कि मॉइस्चर होता है, तो जितने भी मॉइस्चराइजिंग सब्सटेंस होंगे जो कि गर्म हो उनको हम इसमें यूज़ करेंगे। और इसमें जनरली इट इज़ मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट। ड्राई हीट से एक प्रकार से ये क्या है, थोड़ा अफेक्टिव है, ये ज़्यादा बैक्टीरिया किल करता है, अच्छा स्टेरिलाइजिंग मेथड है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म। मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन को हमने 3 फॉर्म में डिवाइड किया है। एक तो 100 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर में, एक 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे, एक 100 से अबव टेम्परेचर पे। 100 से अबव टेम्परेचर वाले को हम क्या कहते हैं, ऑटोक्लेव कहते हैं।
100 से कम वाला यूज़ होता है जनरली आपके मिल्क पास्चुराइजेशन में, यानी अगर मिल्क को हमें स्टेरलाइज करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं। बैक्टीरिया स्पोरिक बैक्टीरिया उनको किल करते हैं। और 100 डिग्री से अगर हम बात करें कि ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो वो क्या, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव इसका एग्जाम्पल है। ऑटोक्लेव में क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है ऑटोक्लेव का, कि ऑटोक्लेव के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको बॉईल किया जाता है। बॉईल तब तक किया जाता है जब तक कि उसमें वो पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए और वो वेपर प्रेशर इन्वायरमेंटल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। अब क्या होगा कि धीरे, अब इसमें क्या करेंगे, हम सब्सटेंस को ऐड करेंगे। जैसे ही सब्सटेंस उसमें ऐड कर देंगे, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा। प्रेशर बढ़ेगा, बैक्टीरिया के जितने भी स्पोर है वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे और बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा उसका स्टीम का प्रेशर भी बढ़ता रहेगा और उसका जो टाइम है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। अब क्या मतलब, बैक्टीरिया स्टेलाइज हो जाएगा फटाफट। बैक्टीरिया स्टेलाइज मतलब बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, सब्सटेंस स्टेलाइज हो जाएगा। यूजेस की बात करें तो बाय अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, प्रेशर एंड टाइम हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस को स्टेलाइज कर सकते हैं। ऑटोक्लेव मेथड इज अ वाइडली यूज्ड मेथड है। ये हम जानते हैं कि हमने देखा था कि मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है कि चूंकि इसमें वाटर होता है और ये बैक्टीरिया को अच्छे से किल कर देता है। 121 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे पर, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, 121 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के लिए टेम्परेचर इसमें दिया जाता है ऑटोक्लेव में। ये बुक में मेंशन है चीज़। लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट मीडिया हो गया, सारे के सारे कल्चर मीडिया हो गए, जितने भी कल्चर मीडिया उनमें स्टेरिलाइज करने के लिए मीडिया ऑटोक्लेव यूज़ किया जाता है। ऑल सेंसिटिव और ओटी इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज करते हैं। रेडिएटिंग मेथड में 2 प्रकार के रेडिएटिंग मेथड होते हैं, एक आयोनाइजिंग मेथड होता है, एक होता है आपका नॉन आयोनाइजिंग मेथड। अगर हम बात करें तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कोल्ड स्टेरलाइजिंग मेथड कहते हैं, चूंकि इसमें क्या होती है कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। यही एक मेथड है जिसमें हीट कम प्रोड्यूस होगी, इसलिए कोल्ड स्टेरलाइजिंग कहते हैं। ध्यान रखना, मेथड ऑफ कोल्ड स्टेरलाइजेशन किसे कहते हैं, तो रेडिएटिंग मेथड को कहते हैं। बेस्ड ऑन देम इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में हाई एनर्जी यूज होगी बैक्टीरिया को किल करने के लिए और हाई एनर्जी यूज होगी, प्लस इसमें क्या होंगे कि जितने भी when the energy passes the bacteria it changes the base pair of the DNA and due to this the mutation occurs in DNA। क्या होगा कि बैक्टीरिया क्या, जब भी हम उसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन पास करवाएंगे तो ये रेडिएशंस एंटर करेंगे बैक्टीरिया के डीएनए में, और डीएनए में भी कहा उनके जो बेस पेयर्स हैं, जीनोम्स हैं, उनके अंदर ये एक्ट करेंगे और उन जीनोम्स में जितने भी बेस पेयर है उनको क्या करेंगे, म्यूटेट कर देंगे, उनमें चेंजेस अकर करेंगे और जिनकी वजह से बैक्टीरिया की जो डीएनए की फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। Due to the mutation, bacterial DNA structure and the function are changed and the DNA damage after the damaged DNA bacteria kills। यानी कि क्या होगा, जब भी जैसे ही बेस पेयर में म्यूटेशन आएगा, जो बैक्टीरिया का जो मेन फंक्शन था वो क्या होगा, अब चेंज हो जाएगा, वो मेन फंक्शन उसका रहेगा नहीं और बैक्टीरिया का डीएनए चेंज, उसका फंक्शन चेंज, तो बैक्टीरिया डैमेज हो जाएगा और उसके डीएनए डैमेज होगा और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। यानी जब भी हम रेडिएशन पास करवाएंगे बैक्टीरिया के अंदर तो उसका क्या होगा, डीएनए म्यूटेट हो जाएगा और बैक्टीरिया किल हो जाएगा। द सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें यूज की जाती है वो की जाती है गामा रेज या फिर कैथोड रेज इसमें यूज की जाती है। नेक्स्ट है नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग मतलब इसमें लो एनर्जी का यूज होगा, उसमें हाई एनर्जी यूज हो रही थी। ये हॉस्पिटल और ओटी वार्ड्स में यूज किए जाते हैं। व्हेन रेज आर पासेस बैक्टीरिया न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल द इंटरफेरेंस द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि जब भी इस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को पास करवाया जाएगा किसी बैक्टीरिया के थ्रू, तो बैक्टीरिया के जितने भी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए उनके अंदर क्या करेगा, ये इनके रेप्लिकेशन के जो प्रोसेस है, यानी रेप्लिकेशन जैसे डीएनए एक दूसरे से दूसरे में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस में क्या करेगा, जाके इंटरफेयर करेगा और बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन को रोक देगा और बैक्टीरिया वहीं किल हो जाएगा। जैसे यूवी रेज गई बैक्टीरिया के अंदर गई, उसने डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि इंटरफेयर किया, इंटरफेयर करने के बाद उसने क्या किया, स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, उसने डीएनए का फॉर्मेशन को रोक दिया, डीएनए डैमेज हो गया, बैक्टीरिया किल हो गया। द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन दिस विज यूवी रेज। यूवी रेज इसमें यूज की जाती है नॉन आयोनाइजिंग में और वहां पर गामा रेज और कैथोड रेज यूज की गई थी। एडवांटेजेस की बात करें तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत ही महंगा है। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इट इज द रेजिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इम्यूनिटी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि 1 घंटे के अंदर हम आपके माइक्रोबायोलॉजी खत्म गलमशम कर चुके हैं। कुछ एक टॉपिक बाकी रहेंगे जिसका हम या तो एक वीडियो और बना देंगे। तो जैसा कि हमारा टारगेट है 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट करने का, वो हम कर रहे हैं। वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें, पसंद आए तो लाइक भी करना, कमेंट करके बताना क्या चीज़ आपको इसमें अच्छी लगी है और अगर कोई गलती है तो उसको सुधारने की कोशिश करें आप।
इम्यूनिटी की बात करते हैं। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्टेरिलाइजेशन के बाद में, तो इसकी बहुत ही अच्छी भूमिका रहती है। हमारे एग्जाम में इम्यूनिटी से सवाल आता है। इम्यूनाइजिंग शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इम्यूनिटी में जनरली क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस पावर है। जब व्यक्ति हमारे बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर करता है, तो बॉडी इसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है, एक रेजिस्टेंस करती है कि भाई अंदर क्यों आ रहा है, हमें क्यों तकलीफ दे रहा है। तो उस बैक्टीरिया को रोकने के लिए जो बॉडी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इट कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉय द फॉरेन बॉडी बाय अटैकिंग ऑन देम। क्या करता है, जो भी फॉरेन बॉडी के अंदर एंटर कर चुकी है, हमारे श्वास के थ्रू, खाने के थ्रू, किसी के भी थ्रू, तो उसको क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। फॉरेन बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगा, उसके ऊपर अटैक करके। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक इन्नेट होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, और ये स्पेसिफिक भी होती है कहीं कहीं, वो हम बाद में बात करेंगे उसकी। एक्वायर्ड स्पेसिफिक होती है, ठीक है। और इन्नेट इम्यूनिटी जो हमारे अंदर बचपन से प्रेजेंट होती है, सिंस बर्थ से प्रेजेंट हो गई, वो इन्नेट हो गई। इन्नेट के दो टाइप हो गए, एक्टिव और पैसिव। एक्वायर्ड की बात करें, जो हम जन्मजात नहीं होती, वो थ्रू वैक्सीनेशन हम इंसर्ट करते हैं। डेड या किल्ड एटीन्यूएटेड वैक्सीन इसमें इंसर्ट की जाती है, जिसके बाद बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटीबॉडीज जो होती हैं, बैक्टीरिया एंटीजेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करवाते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि हम एक चीज़ जानते हैं कि जो भी एक्वायर्ड, उसमें हम वैक्सीन डालते हैं, वैक्सीन में हम जानते हैं कि एंटीजन होता है, एंटीजन तो हमारे अंदर हार्मफुल होगा, तो हम उसको इंसर्ट कैसे करते हैं, तो हम एंटीजन को इस प्रकार से इंसर्ट करते हैं कि जो भी उसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है, उसको हम सबसे पहले डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस बैक्टीरिया की जो भी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके बाद उसको बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं। जैसे कि ट्यूबरक्यूलिन हो गया। अब ट्यूबरक्यूलिन क्या करवाते हैं, बॉडी की सरफेस स्किन में इंसर्ट करवाते हैं। और अब ट्यूबरक्यूलिन एक प्रकार का एंटीजेनिक रिस्पॉन्स है, जिसकी क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है। एंटीबॉडीज वहाँ पर फॉर्म होगी और फिर वहाँ पर टेस्ट डिटेक्ट किया जाएगा। तो ये एक प्रकार का एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप हो गया। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो इसके भी दो टाइप होते हैं, एक्टिव पैसिव होते हैं। फिर ये जो है, अब आपको ध्यान रखना, इन्नेट इम्यूनिटी में नेचुरल और आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं होता है, सब नेचुरल है इन्नेट का। लेकिन अगर हम बात करें एक्वायर्ड की, तो एक्वायर्ड में आर्टिफिशियल और पैसिव में दोनों में नेचुरल और आर्टिफिशियल चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, तो हमें ध्यान रखना लाइन ऑफ डिफेंस में ये सब चीज़ें ध्यान रखना। स्किन जो होती है वो हमारे डिफेंस में रोल प्ले करती है। कंजक्टिवा जो है, लेक्राइमल ग्लैंड होती है, वो लैक्टिक एसिड अपना लाइसोजाइम प्रोड्यूस करती है, जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। नोज में आपको ध्यान रखना है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन भी म्यूकस सब्सटेंस सिक्रेट करती है, जो बैक्टीरिया को अटैच करके रखती है, ठीक है। HCl जो होता है वो 3 से 5 लीटर डे में सिक्रेट होता रहता है स्टोमक में, जिसकी वजह से स्टोमक के अंदर भी गैस्ट्रो या यूरिन वो बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है। अगर हम बात करें जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी हमारे पास बात करें, तो सीमन में, वेजिना में एक मीडियम होता है, जो मीडियम बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता है। माउथ और स्टोमक में भी हम बात कर चुके हैं कि जो HCl प्रोडक्शन होता है वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता है। इन्फ्लामेशन क्या हो गया, एक प्रकार का रिस्पॉन्स हो गया, वेस्कुलर और सेलुलर रिस्पॉन्स हो गया, जो कि कहीं भी कट या इंजरी होती है वहाँ पर ये होता है। वहाँ पर रेडनेस, हॉटनेस और कामनेस होगी, तो क्या होगा, बैक्टीरिया वहाँ से एक्सलेट आउट हो जाएगा और ब्लड वेसल जो होंगी वो स्वेलअप हो जाएंगी उस एरिया की, तो वहाँ पर रेडनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें द नॉन स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें, डिफेंस मैकेनिज्म विच कोज रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड हॉटनेस। फीवर की बात करें तो फीवर भी एक प्रकार का रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्नेट की, तो बता दिया बेसिक इम्यूनिटी है, जनरल, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है, और ये एक प्रकार की स्पेसिफिक भी है और नॉन स्पेसिफिक भी है। इन्नेट इम्यूनिटी 3 टाइप की होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, रेशियल स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड इंडिविजुअल स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यानी स्पीसीज यानी मान लो पर्टिकुलर कोई एक स्पीसीज है जो पर्टिकुलर किसी डिजीज से क्या रेजिस्टेंस रखती है, तो वो क्या होगी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी होगी। जैसे साल्मोनेला टाइफाइड जो भी डिजीज प्रोड्यूस करती है वो सिर्फ ह्यूमंस में करती है। रेसियल इम्यूनिटी की बात करें तो एक प्रकार की जो रेसीज हो गई, जैसे कि जो निग्रोज हो गए, वो रेजिस्टेंस करते हैं मलेरिया से। तो जितने भी जो निग्रोज हो गए वो क्या हो गए, रेजिस्टेंस हो गई मलेरिया से। तो एक प्रकार की रेसियल इम्यूनिटी हो गई, हमारे अंदर नहीं होती, हमें मलेरिया से अफेक्ट होते हैं, मलेरिया होता है हमारे अंदर तो हमारी बैंड बच जाती है। लेकिन निग्रोज जो होते हैं, जो अफ्रीका में रहते हैं, उनमें क्या होता है कि मलेरिया का उन पर कोई असर नहीं होता है। तो ये एक रेसिस स्पेसिफिक इम्यूनिटी हो गई। इंडिविजुअल स्पेसिफिक यानी मान लो किसी को अगर मधुमक्खी ने काटा तो उसके शरीर में तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर देती है, लेकिन अगर जनरली किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगी तो उसको अफेक्ट नहीं करती है। तो एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक इम्यूनिटी हो गई। फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें, एज, न्यूट्रिशन और हार्मोनल इम्बेलेंस होंगे तो ये एक प्रकार की इम्यूनिटी अफेक्ट करेगी। दूसरा हम बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी इज द टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड इसकी हम बात करें तो इंडिविजुअल में क्या किया जाता है, जब भी किसी इंडिविजुअल को किसी एंटीजन के कांटेक्ट में डाला जाता है तो उसका जो सिस्टम है वो पार्टिसिपेट करता है उस एंटीजन को स्लो डाउन करने में, और क्या करेगा, एंटीबॉडी को फॉर्मेट करेगा। ये धीरे धीरे प्रोसेस होती है और लंबे समय तक चलती है, धीरे धीरे होगी, लंबे समय तक चलेगी।
एंटीजन डालेंगे, एंटीबॉडी बनेगी, ये हो गई एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये दो प्रकार की हो गई, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या है, तो नेचुरल में मैंने इट इज अक्वायर्ड आफ्टर इन्फेक्शन और रिकवरी फ्रॉम डिजीज। जैसे कि नेचुरल है यानी जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया हमें, अब जो इन्फेक्शन हुआ एंटीजन शरीर के अंदर गया, उसने एंटीबॉडी बना दी, अब हमारे अंदर वो एंटीबॉडी बन चुकी है। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा इन्फेक्शन होगा तो हमारे अंदर उसका कोई भी असर नहीं होगा। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, नेचुरल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई। ये एक प्रकार की लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, वैक्सीनेशन करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। वैक्सीनेट करवा के क्या करेंगे, एंटीजन इंसर्ट करेंगे और ये एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाएगी और फिर वो एंटीबॉडी हमें प्रोटेक्शन देगी। इसमें लाइव और किल्ड मैंने कहा था बैक्टीरिया यूज करते हैं। लाइव अगर वही यूज करेंगे जो नॉन पैथोजेनिक है, किल्ड उनको यूज करेंगे जो पैथोजेनिक है, उनको किल्ड कर देंगे। किल करने के बाद उनका जो सिस्टम है वो डाला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो ये वैक्सीन होती हैं, लाइव वैक्सीन हो गई जिसमें MMR हो गई, मम मिजल रूबेला, OPV में ओलो पोलियो वैक्सीन, किल्ड में हेपेटाइटिस A B और OPV। पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, ये क्या होती है, इनमें एंटीबॉडीज डायरेक्ट डाली जाती है बॉडी में अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट इन द इम्यूनिटी। द होस्ट इम्यून सिस्टम डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल बट द इम्यूनिटी गिवन एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी में तो हम जानते हैं एंटीजन डाल रहे थे, जो भी एंटीबॉडी बना रही थी वो बॉडी बना रही थी, यानी बॉडी पार्टिसिपेट कर रही थी। इसमें वो सब नहीं है, इसमें बॉडी कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी, डायरेक्ट एंटीबॉडी डाला जाएगा और वहां पर हम जानते हैं धीरे इफेक्ट आ रहा है लेकिन लंबे समय तक चल रहा था। इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा क्या है कि बॉडी ने काम किया नहीं, अब काम फटाफट हो जाएगा। बैक्टीरिया जो इसमें इंसेक्ट एंटीबॉडी की गई है वो फटाफट अपना काम कर देगी, एंटीबॉडी को किल कर देगी, एंटीजन को किल कर देगी और ये शॉर्ट लास्टिंग है, ये लंबे समय तक नहीं चलती है, लंबे समय तक हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती है। जनरली आप मान लो कुछ हफ्तों तक प्रोवाइड करती है। ये भी दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में इसकी बात करें तो बहुत ही ईजी है, जैसे IgG और IG जो हमें मदर से मिलती है वो एक प्रकार की कैसे हो गई, नेचुरल हो गई। पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई। पैसिव अक्वायर्ड कैसे हुई, पैसिव यानी कि डायरेक्ट एंटीबॉडी मिल रही है, अक्वायर्ड कैसे हुई, हमारे अंदर तो थी नहीं, हमने मदर से ली है, तो ये एक अक्वायर्ड हो गई। और आर्टिफिशियल की बात करें तो इसमें हम बात करें तो पेरेंटल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। इसमें जो भी है मतलब इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है होस्ट बॉडी में इन ह्यूमन हाइपर इम्यून सीरम ऑफ द मैन, जैसे कि T सेल्स हो गई या फिर जो भी इम्यूनिटी प्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोवाइड करने वाली जो सेल्स हो गई वो डायरेक्ट इंसर्ट की जाती है। तो ये डायरेक्ट एंटीबॉडी प्रोवाइड करेंगी और हमारे को हमें एंटीजन से बचाएगी। लमसम 10 दिन तक ये काम करती है, ये भी बहुत कम इसका रोल होता है। एंटीजन एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे देख के पढ़ सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया है सब कुछ। नेक्स्ट अब हम बात करें तो इसमें है, तो मुझे लगता है अब वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी है, BMW है और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी कुछ है, एक दो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आप सोल्ट पेपर उठा के देख ले, आपने प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देख ले, वही क्वेश्चन हमने डील किए हैं, समझाने की 100% प्रयास है। अगर किसी बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा तो गारंटी लेते हैं हम इस चीज़ की, वो किसी प्रकार की बेक नहीं लाएगा और पूरी तरीके से थोड़ी। देखिए आपसे एक निवेदन रहेगा हमारा यहाँ पे कि हमने ये जो चैनल स्टार्ट किया वो उससे हमारा एक मोटिव है। इस चैनल स्टार्ट करने के पीछे हमारा एक उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा जो आज ट्यूशन या किसी प्रकार की कोई महंगी कोचिंग है उनको अफोर्ड नहीं कर पाता है, हमें पता है, हम भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि बिल्कुल मुफ्त में आपको YouTube पर 100% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, आपको आपका भविष्य साकार करके आपके हाथों में सौंपें, आपके पेरेंट्स के हाथों में सौंपें। तो आप इस चैनल पे हमारा भरोसा हम आपसे रखते हैं, तो आप भी हमारे ऊपर भरोसा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना कभी मत भूलो और अपने स्टेटस पे लगाओ और लोगों तक पहुंचाओ ये वीडियो, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है वो आप जन जन तक हम चाहते हैं ये पहुंचे, क्योंकि इसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट मात्र का भला हो सके इसमें। तो इतना ही कहूँगा और बाकी जो भी टॉपिक है वो हम अगले चैनल में हम करेंगे। और हमारे जो चैनल का रिकॉर्ड है वो आप ध्यान में जरूर रखना कि हमने जो भी क्वेश्चन बताए हैं आज तक वो 100% उन्हीं में से क्वेश्चन बने। तो धन्यवाद।